गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया था। ठीक है, अब वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हमने कैरी ऑन करना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप ये कुछ इमेजेस देख लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट पेरेंट्स लेते हैं। एक हमारे पास मेल होता है, एक हमारे पास फीमेल मेल और फीमेल दो डिफरेंट अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप पहली इमेज में देखो, एक हमारे पास फीमेल है और एक मेल है, तो दो अपोजिट सेक्स के हमारे पास पेरेंट हो गए। और जब ये रिप्रोडक्शन शो करेंगे, इनकी गैमीट्स की फ्यूजन की वजह से नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आपको इमेज में क्या दिख रहा है कि इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वाली जो इमेज है, इसमें देखो एक हमारे पास मेल है, ठीक है, एक हमारे पास फीमेल है। उसके बाद मेल के स्पर्म बताए हुए हैं, फीमेल की ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है और दोनों की यूनियन से नया इंडिविजुअल बन रहा है, बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में हमें दो डिफरेंट पेरेंट्स को ही लेके चलना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो भी अपोजिट सेक्स के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इस इमेज पे। इसमें देखो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। ठीक है, अभी जिस लेवल पे हम सब हैं, आप हो या मैं हूँ, हमें तो पता है कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं, बेबीज़ की डेवलपमेंट किस तरह से होती है और बेबी का बर्थ कैसे होता है, हमें एक आइडिया होता है। लेकिन जब हम बचपन में छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, हम में से किसी को कोई आइडिया नहीं होता, तब हमें बड़ी क्यूरियोसिटी सी होती है ये जानने की कि बच्चे कहाँ से आते हैं, बच्चे किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद ये एक साइकिल देख लो। इस साइकिल में हमारे पास ये देखो अडल्ट हैं, ये अडल्ट है। अडल्ट से नेक्स्ट बताए हुए हमारे पास ओवम है और स्पर्म है। ओवम और स्पर्म्स की मिक्सिंग होगी और बेबी की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये बेबी डेवलप हुआ। अब ये बेबी क्या करेगा, ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज है, ग्रोथ शो की। ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी अटेन की, ये हमारे पास यंग आ गए या फिर एडोलसेंट्स बोलते हैं। एडोलसेंट से दोबारा से अडल्ट, और ये रिपीटेड वे में साइकिल चलता है। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन का आपको मीनिंग बताया था कि रिप्रोडक्शन अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन होती है इंडिविजुअल्स की। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा इवेंट चलता है, पूरा एक साइक्लिक वे में चलता है। ठीक है, पूरी ये साइकिल क्या इंडिकेट कर रही है कि अडल्ट्स बनेंगे, अडल्ट से बेबी प्रोड्यूस होंगे, वो बच्चे होंगे, बच्चों से बड़े होंगे, दोबारा से अडल्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यही चीज़ इंडिकेट करती है कि साइक्लिक वे में पूरा प्रोसेस रन करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अलग से करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अलग से करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में एक ओवरव्यू बताया था, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग से करते हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स अलग से करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, उसमें भी हमारे पास कुछ एक मेन ऑर्गन्स हैं, कुछ एक एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। मेन और एसेसरी का आपको डिफरेंस पता है। मेन ऑर्गन वो होता है जिसके बिना पूरा प्रोसेस रन कर ही नहीं सकता। ठीक है, पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम जो है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, पूरा सिस्टम मेन ऑर्गन्स पे डिपेंड है। एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो मेन ऑर्गन्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब बात करें अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेन ऑर्गन कौन से हैं और एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं, तो हमारे पास दो मेन ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि एक ये टेस्टिस हैं और एक हमारे पास पेनिस है। ठीक है, ये दो हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। बाकी जो ये यहाँ से देखो अटैचमेंट पूरी इस तरह से ये दिख रही है, ये हमारे पास होते हैं कौन से, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मेन ऑर्गन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो हैं, ये आ जाएंगे टेस्टिस और ये हमारे पास आ जाएगा पेनिस। ठीक है, अब जो टेस्टिस है टेस्टिस में क्या होता है, या इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, जर्म सेल, जिनमें गैमिट्स की प्रोडक्शन होती है। और मेल गैमिट कौन सा होता है, स्पर्म। तो ये जो टेस्टिस हैं दो होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, यहाँ पे भी दो ही दिख रहे हैं। इनमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और स्पर्म्स पूरा यहाँ से मूव करके जाएंगे और दोबारा पेनिस में आएंगे। और जो हमारे पास पेनिस है, या पेनिस बोलते हैं कुछ एक लोग, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी की वजह से स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द पेनिस। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। अगर मान लो पेनिस में कोई डिसफंक्शनिंग है, इसकी कोई डिसफॉर्मिटीज़ हैं, तो ये
स्पर्म्स को कैरी ही नहीं कर पाएगा। चाहे टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन स्पर्म्स मेल बॉडी से रिलीज़ ही नहीं हो पा रहे तो भी उन स्पर्म्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर मान लो जो पेनिस है बिल्कुल फंक्शनल है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन टेस्टिस में कुछ एक प्रॉब्लम है, टेस्टिस में स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये दो जो हैं हमारे पास टेस्टिस और पेनिस जो हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन्हीं पे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेस्ड रहता है। बाकी जो हैं यहाँ से अराइज होके जो ये पूरा कैपिलरी की या फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो रन कर रहे हैं ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, अब इनकी डिटेल हम करेंगे आगे। उसके बाद ये थोड़ा सा एक डायग्राम इसमें फिर से देख लो। इसमें भी देखो टेस्टिस बताई हुई हैं। टेस्टिस के बाहर एक स्क्रोटम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास स्क्रोटम होता है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस इनक्लोज्ड हैं। पूरा टेस्टिस ये रन कर रही है, वासा डिफरेंशिया जा रही है, यहाँ से कनेक्टेड पूरा वापस आके पेनिस से ओपन हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन हम अलग से करेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू डेवलप कर लो कि किस तरह से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। अच्छा, अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने आपको विजुअल इमेजेस बता दी, अब उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं। ये हमारे पास साइड व्यू है, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। आप कोई भी एक बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको दोनों डायग्राम्स बनानी। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स की। आज मैंने आपको सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करवाने हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो मेन ऑर्गन्स हैं। एक हमारे पास टेस्टिस मेन ऑर्गन है, एक हमारे पास पेनिस जो है मेन ऑर्गन है। बाकी ये जो सारे हैं ये हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो बाहर बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम होता क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंकिश कलर का होता है, मस्कुलर नेचर का होता है, मतलब मसल्स का बना होता है और एब्डोमेन से हैंग डाउन करता है, एब्डोमेन से बाहर हैंग डाउन करता है बिटवीन द लेग्स। अब स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम ने अपने अंदर टेस्टिस को स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, बाहर से हमें ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है बट एक्चुअल में इसके अंदर दो सैक्स बनी होती है, दो अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। क्योंकि दो टेस्टिस होती हैं, एक चैम्बर में एक टेस्टिस रहेगी, दूसरे चैम्बर में दूसरी टेस्टिस रहती है। ठीक है, अब जो स्क्रोटम है एब्डोमेन से डिसेंड क्यों होता है और एब्डोमेन से डिसेंड कब होता है। देखो, जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है जो हमारे पास 9 मंथ का होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है तब स्क्रोटम एब्डोमेन से बाहर डिसेंड कर जाता है। डिसेंड करने का मेन बेनिफिट क्या रहता है, देखो जो टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मतलब मान लो कितना 35 डिग्री जो है मेंटेन करके रखता है स्क्रोटम। इसीलिए स्क्रोटम एब्डोमेन से डिसेंड कर जाता है ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब स्क्रोटम हो गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, अपने अंदर टेस्टिस को इनक्लोज करके रखता है, दो चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो टेस्टिस को इनक्लोज करके रखता है। उसके बाद हम आते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं या जिनको हम गोनेड्स बोलते हैं। अब इन गोनेड्स का क्या काम होता है, जैसे गोनेड्स का काम होता है गैमेट्स की प्रोडक्शन करना, तो टेस्टिस हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन करती हैं। स्पर्म्स हमारे पास है ना, स्पर्म्स हमारे पास क्या होता है, गैमेट्स होते हैं, तो टेस्टिस हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगे। स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी यहाँ। अब जो स्पर्म्स बने हैं टेस्टिस में वो फिजियोलॉजिकली भी इनएक्टिव हैं और वो हमारे पास फिजिकली भी इनएक्टिव है। फिजिकली का मतलब कोई मूवमेंट शो नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल का मतलब कि वो उनमें एबिलिटी नहीं आई है ओवम को फर्टिलाइज करने की, ओवम को फ्यूज करने की। ठीक है, तो यहाँ से टेस्टिस, यहाँ स्पर्म्स बने, यहाँ से रिलीज होंगे ये बाहर। ठीक है, और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जस्ट ये थोड़ा सा पार्ट जो इसी टेस्टिस के अराउंड में है, इसको बोलते हैं एपिडेडिमिस। एपिडेडिमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसका काम क्या होता है, वो स्पर्म्स को, ये जो एपिडेडिमिस है स्पर्म्स को फिजिकली एक्टिव बनाता है। ठीक है, स्पर्म को फिजिकली एक्टिव का मतलब इस तरह से स्पर्म्स की डेवलपमेंट कराता है। हेड वाला पोर्शन अलग हो जाता है, नेक वाला अलग से हो जाता है, टेल वाला अलग से हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स फिजिकली एक्टिव होता है, मतलब मूवमेंट शो कर सकता है। ठीक है, तो एपिडेडिमिस क्या है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, अटैच्ड रहता है किसके साथ,
टेस्टिस के साथ, और इसका काम क्या होता है, स्पर्म्स को फिजिकली एक्टिव करवाता है। ठीक है, फिजिकली एक्टिव कैसे करवाएगा, कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और स्पर्म्स जो है फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। अब स्पर्म्स आ गए एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से मूव करके जाएंगे पूरा ये जो कॉइल्ड या हम बोल सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया या फिर वास डिफरेंस। ठीक है, जो एपिडर्मिस से अटैच होता है पूरा, यहाँ से स्पर्म्स मूव करके जाते हैं। इसका फंक्शन जैसे मैं बता रही हूँ कि स्पर्म्स मूव करके जा रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म्स को कैरी करना। ठीक है, तो स्पर्म्स यहाँ से मूव होके जा रहे हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे वासा डिफरेंशिया जाके अटैच होता है सेमिनल वेजिकल के साथ। ठीक है, तो जब वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेजिकल के साथ अटैच होगा, तो नेक्स्ट जो ये वाला पोर्शन हमारे पास बनता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो स्पर्म्स पूरा यहाँ से कैरी होके आते हैं सेमिनल वेजिकल, यहाँ से स्क्रीशन स्क्रीट होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लैंड है, स्क्रीशन स्क्रीट करता है, स्क्रीशन को कैरी करके स्पर्म्स आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो अब रेड कलर की आपको दिख रही है, ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आ रहा है। ठीक है, आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यूरिन भी कैरी करता है और वो सीमन भी कैरी करता है। सीमन का मतलब हो गया स्पर्म्स कैरी करता है, और यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है वो भी कैरी होता है। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा आके ज्वाइन हो रही है किसके साथ, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ से यूरेथ्रा पूरी जो है वो रन करेगी इनसाइड द पेनिस। ठीक है, अब यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरिन को भी कैरी करती है, स्पर्म्स को भी कैरी करती है। स्पर्म्स आ रहे हैं हमारे पास वासा डिफरेंशिया से, यूरिन हमारे पास आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ही सीमन और यूरिन कैरी होते हैं, यूरिन का अलग टाइमिंग होती है। सीमन जो है वो एट द टाइम ऑफ एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन होती है तब ही सीमन रिलीज होता है। नॉर्मली सीमन रिलीज नहीं होता, नॉर्मली जो है वो यूरिन रिलीज होता है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यहाँ से पूरा स्पर्म्स इस तरह से, स्पर्म्स यहाँ से मूव करके जा रहे हैं, यहाँ से आके तो इस तरह से आ जाएंगे पेनिस में, और पेनिस से मूव करके आउटसाइड द बॉडी जाएंगे इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब इजैकुलेटरी डक्ट का भी पता चल गया, और हमारे पास वास डिफरेंशिया का भी पता चल गया। अब बात करते हैं हम पेनिस की। पेनिस जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं, मेन सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। मस्कुलर नेचर का होता है, हाईली वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड होती हैं। ठीक है, और इसका काम, इसमें जो यहाँ पे टिप पे एक फोल्डेड स्किन होती है जिसको परप्यूस बोलते हैं। ठीक है, फोल्डेड स्किन होती है, परप्यूस बोलते हैं, और उसके बाद इस पे एक ओपनिंग होती है जिसको ओरिफाइस बोलते हैं, और इसी ओपनिंग से यूरिन भी रिलीज होता है, इसी ओपनिंग से सीमन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं हमारे पास इसके ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन हो गए या फिर एसेसरी ऑर्गन हो गए। ठीक है, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडमिस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वास डिफरेंशिया, देन उसके बाद यूरेथ्रा और पेनिस। ठीक है, अब जो मैंने ये एक नाम नहीं आपको बताया, कोपर्स ग्लैंड नहीं बताया, सेमिनल वेजिकल का थोड़ा सारा बताया है, और हमारे पास एक और ग्लैंड होता है इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो इसमें शो नहीं हो रहा, वो दूसरी डायग्राम में शो हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन ग्लैंड्स को हम कल करेंगे, आज हमने सिर्फ करने हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हमने इस डायग्राम पे आते हैं, फ्रंट व्यू पे। यहाँ देखो, ये स्क्रोटम के जो दो सैक लाइक स्ट्रक्चर थे ना, दो दिख रहे हैं, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। ठीक है, पूरा फ्रंट व्यू है, इसमें ये दो स्क्रोटम के सैक दिख रहे हैं, जिसमें एक टेस्टिस ये है, एक टेस्टिस ये है, और टेस्टिस के साथ बिल्कुल साथ जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो एपिडाइडमिस। ठीक है, यहाँ अब आप ध्यान से देखो, ये इस साइड से पूरा स्पर्म्स कैरी होके जाता है, इधर स्पर्म्स जो बने हैं ना पूरा कैरी होके जाएंगे। ये है हमारे पास सेमिनल वेजिकल। ठीक है, यहाँ सेमिनल वेजिकल है, यहीं पे ये देखो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ट्राइंगुलर शेप्ड, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से यूरिन यहाँ आके, यहाँ यूरिन रिलीज होगा, तो ये सेमिनल वेजिकल जो स्क्रीशन क्रिएट करता है, स्पर्म्स आएंगे यहाँ, ये आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये यूरेथ्रा आ गया। ठीक है, ये पूरा जो है यूरेथ्रा है यहाँ तक। यूरेथ्रा के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप सिर्फ एक ही नाम यूरेथ्रा याद रखो, जो यूरिन को भी कैरी करता है और जो सीमन को भी कैरी करता है। और इस रास्ते में ये जो पूरा पैसेज है, एक ग्लैंड ये आ जाता है, दूसरा ग्लैंड ये आ जाता है, तीसरा ग्लैंड ये आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा, सेमिनल वेजिकल, दूसरा ये है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, 3 ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स की फंक्शन में कल बताऊंगी। तो यहाँ से सेमन जो है पूरा पास होकर आता है, ये हमारे पास आ जाता है पेनिस, ये वाला पूरा पेनिस, ये इसकी फोल्डेड स्किन जो है जिसको परप्यूस बोलते हैं, और यहाँ पे इसका होता है ओरिफाइस। ठीक है, इस तरह से आपने ये इसकी डायग्राम एक ही बना लेना, जो मर्जी बना लेना, चाहे साइड व्यू वाली चाहे फ्रंट व्यू वाली, कोई भी एक डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी सारे ऑर्गन्स के नाम आप देख लो।
जैसे मैंने ऑर्गन्स बताए हैं आपको, मेन ऑर्गन हमारे पास टेस्टिस एंड पेनिस है, और एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास एपिडिडिमिस है, वासा डिफरेंशिया है, इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है और पेनिस है। ठीक है, ये कुछ एक ऑर्गन्स हैं। अब हमने इस टेस्टिस की, ये जो टेस्टिस है इसकी हमने हिस्टोलॉजी करनी है। हिस्टोलॉजी का मतलब इसकी हमने एलएस लेटरल सेक्शन भी देखनी है और इसकी हमने ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखनी है। ठीक है, वो खैर हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट एक ये आपको समझ आ जाना चाहिए। जस्ट मैं दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। टेस्टिस जिसमें स्पर्म्स बनते हैं और वो रिलीज होंगी एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस अटैच है वासा डिफरेंशिया के साथ, वो कैरी करेगा स्पर्म्स। वासा डिफरेंशिया स्पर्म्स को कैरी करेगा अप टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, या सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट नहीं सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल से आगे इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी जो यूरेथ्रा के साथ कंबाइन होती है। ठीक है, और फिर यूरेथ्रा पूरा रन करेगा इनसाइड द पेनिस। ठीक है, पेनिस तक जो है यूरेथ्रा रन करेगा। अच्छा, अब जो मैंने एक चीज बताई कि ये स्क्रोटम एब्डोमेन के बाहर है, स्क्रोटम एब्डोमेन के बाहर है, तो स्क्रोटम के साथ ही एपिडिडिमिस है जो एब्डोमेन के बाहर है। जो वासा डिफरेंशिया है वो स्क्रोटम से इनवर्ड रन करता है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब इस वाले वासा डिफरेंशिया में स्पर्म्स होंगे। तो स्पर्म्स जब मूव कर रहे हैं तो इनको टेम्परेचर की कोई इफेक्ट नहीं होता। ड्यूरिंग फॉर्मेशन टेस्टिस को टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इसीलिए वो एब्डोमेन से बाहर डिसेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके फर्दर हम टीएस और इसके ग्लैंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।